गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग संस्कृत में शिक्षण शास्त्र देख रहे हैं, तो शिक्षण शास्त्र देख लिया। आज कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। प्रतिदिन एक सेट संस्कृत का एक सेट करेंगे, जिसमें लगभग 30 प्रश्न होंगे। जो 15 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश रहेंगे और 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र के रहेंगे। तो पहले हम लोग आज सबसे पहले गद्यांश जो 2 ठो होते हैं उनको देखते हैं और फिर शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन को देखते हैं। और जो पूर्वरूपन कैसा जो परीक्षा में पूछी गई PYQ है वही रहेगी। ये सेट 1 है और ये रहा आपका गद्यांश। गद्यांश को पहले आसानी से पढ़िए और इसको फिर बनाइए। चलिए हम देखते हैं। एक ठो आज बता देते हैं, फिर पिछली क्लास में आप लोग बनाइएगा। क्या बोला कि प्रश्न 121 से 128 तक अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा। देखिए पठित्वा अर्थात त्वा कत्वा पढ़ते हैं इसमें, अर्थात पढ़कर। कत्वा अर्थात पढ़कर। प्रश्नानाम प्रश्न जो है, जो भी प्रश्न है इसमें प्रश्नानाम अर्थात इसमें कौन सी विभक्ति लग गई? द्वितीय। विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचितम उत्तरम चरित। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उसके उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश पहला दिया, क्या बोला है कि प्राचीन काले वाल्मीकि नामः एकः ऋषि आसीत। आसीत मतलब देखिए शब्द को समझिए। शब्द तो आपके भी परीक्षा में संस्कृत ही रहेंगे, उसका हिंदी तो रहेगा नहीं, ना ही अंग्रेजी रहेगा। तो प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि आसीत अर्थात थे। आसीत अर्थात था थे ही होता है, था थे थी। प्राचीन काल में एक वाल्मीकि नाम के ऋषि थे। एकदा, एकदा मतलब एक बार। एकदा अर्थात एक बार। स्वशिष्य अर्थात अपने शिष्यों के साथ। स्वशिष्य का मतलब अपने शिष्यों के साथ। सह मतलब वे, सह ठीक है, क्या है? समदा नद्या तटे बिहारती अस्म। समीप की जो नदी थी, नद्या मतलब नदी थी, उसके तटे अर्थात किनारे पर बिहरती अस्म विचरण कर रहे थे, घूमते। तदेव सह व्याधेन विध्यम एकः क्रौंच पश्चिम। तदेव मतलब उसी समय एक व्याधेन, व्याध के उसको बोलते हैं, व्याध बोलते हैं शिकारी को, ठीक है। व्याधेन मतलब एक शिकारी ने, एक शिकारी विध्यम, विध्यम का मतलब मारना, क्या? एकम क्रौंच पश्चिम, एक क्रौंच को देखा, ठीक है। उसी समय जब ये ऋषि लोग अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे घूम रहे थे, उसी समय एक शिकारी, एक शिकारी ने एक विद्धम, विद्धम का मतलब क्या होता है? निशाना लगाना, ठीक है। विद्धम किस पर? एक क्रौंच पश्चिम, एक क्रौंच को देखा। क्या किया? तस्य वियोगेन क्रौंची उच्चते अस्म। विध्येन मतलब विद्ध किया अर्थात मार दिया। क्रौंच पक्षी की एक विशेषता होती है। विशेषता ये है कि क्रौंच पक्षी हमेशा जोड़े में रहता है। एक क्रौंच और एक क्रौंची हमेशा साथ में रहते हैं। अगर क्रौंच मर गया तो क्रौंची भी मर जाएगी, अगर क्रौंची मर गई तो क्रौंच भी मर जाएगा। वो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य नहीं है कि हाँ पत्नी मर गई तो पति दूसरा शादी कर लिया, पति मर गई तो पत्नी दूसरा शादी कर ली, वो नहीं। क्रौंच पक्षी की एक विशेषता होती है। प्रत्येक जीवों में ईश्वर ने कुछ न कुछ अद्भुत गुण दिए हैं। एक क्रौंच होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सियार, जिसको लोमड़ी बोलते हैं। लोमड़ी की भी एक खास विशेषता होती है। वो पूरे जीवन काल में, अपने जीवन काल में किसी अन्य, अगर एक पुरुष लोमड़ी है तो वो कभी किसी अन्य महिला से संबंध नहीं बना सकता, वो एक के साथ ही रहता है, ठीक है। वो कुत्ता नहीं है या मनुष्य नहीं है कि अन्य के साथ संबंध बना लेगा। तो इन पक्षियों में एक विशेषता होती है। तो क्या किया कि व्याध ने एक क्रौंच को देखा और संधान, बाण का संधान किया और मार दिया। तस्य वियोगेन, तस्य मतलब उसके, वियोग से मतलब जब वो मर गया तो वियोग हुआ ना, एक दूसरे से दूर हो गया, वियोग। क्रौंची उच्च अवरुदत, ऊंचे स्वर में अरुदत, अरुदत मतलब रोने लगी। देखिए भूतकालिक क्रिया हो गई, ठीक है, अर्थात और लग गया आगे, रोने लगी। तस्या रोदनम श्रुत्वा ऋषि द्रवीभूत अभवत। उसके रुदन को सुनकर, उसके जो क्रौंची रोने लगी तो क्रौंची के रोने को सुनकर ऋषि द्रवीभूत हो गए। द्रवीभूत का मतलब अंदर से एकदम इनको बेचैनी होने लगा। तस्य मुखात अयम अश्लोक सहसा एव निर्गतः।
उनके मुख से, किसके मुंह से? ऋषि के मुख से एक श्लोक सहसा निकल गया। क्या श्लोक निकला? मां निषाद प्रतिष्ठ महत्वं गता शाश्वती समः यथ क्रौंच मिथुनान्देकम वधे काम्बोहितम। ये वाल्मीकि रामायण का पहला लाइन है, और इसी लाइन से ये जो श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठमा त्वयं गता शाश्वती थमा यथ क्रौंच मिथुनान्देकम वधे काम्बोहितम, इसी से वाल्मीकि रामायण की रचना भी हुई है। इसी श्लोक का वर्णन संपूर्ण रामायण में है। ये पहला श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। तो जब ये रोने लगी और इसके रोने को दुख के देखकर महर्षि कौन? वाल्मीकि के मुंह से यह श्लोक निकलने लगा। क्या आगे है? अयम श्लोकम लौकिक संस्कृत साहित्यम प्रथम रचना अस्ति। यह श्लोक जो है लौकिक संस्कृत साहित्य दो प्रकार का होता है, एक लौकिक होता है और एक वैदिक होता है। तो लौकिक साहित्य का ये प्रथम रचना मानी जाती है। ऋषे वाणी श्रुत्वा, आगे चलिए, देखिए, ऋषे वाणी श्रुत्वा अर्थात ऋषि की वाणी को सुनकर ब्रह्मा स्वमेव तत्र उपस्थित अभवत। ब्रह्मा जी अर्थात सृष्टि की रचना करने वाले जो ब्रह्मा है वो स्वयं उपस्थित हो गए। तत्र मतलब वहां उपस्थित हुए अर्थात प्रकट हुए। अभवत ऋषि च रामचरितम लेखे तुम प्रेरितवान, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुख से यह जो श्लोक निकला है इससे तुम रामचरित को लिखो। प्रेरितवान अर्थात उनको प्रेरित किया लिखने के लिए। ब्रह्मा आदेशानुसारणम महर्षि नाम वाल्मीकि नाम अश्लोक वृद्धा रामायणम कथा लिखता। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने अश्लोकबद्ध कर दिया। अश्लोकबद्ध का मतलब एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक के बाद तीसरा श्लोक करके रामायणी, राम की कथा, राम धन ऐनी मतलब आईना, जिसमें राम का प्रतिबिंब दिखे वो रामायण है। रामायण की कथा को लिखा। संस्कृत साहित्य रामायणम ज्ञान महाकाव्यम आदि काव्यम मान्यता ऋष्यस्य आदि कवि। संस्कृत साहित्य में रामायण जो है वो महाकाव्य में आदि महाकाव्य है, आदि काव्य है। आदि काव्य का मतलब सबसे पुराना काव्य है। रामायण कैसा काव्य है? आदि महाकाव्य है, मतलब सबसे पुराना महाकाव्य है। और ये ऋषि जो है वो कैसे कवि हैं? आदि कवि हैं। मतलब सबसे पुराने कवि किसे माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि को। और सबसे पुराना महाकाव्य किसे माना जाता है? रामायण को। रामायणम एकम उपजीव्यम महाकाव्यम अस्ति। रामायण क्या है? एक उपजीव्य महाकाव्य है। उपजीव्य महाकाव्य का मतलब होता है जिसकी रचना की गई हो, वो उपजीव्य कहलाता है। ठीक है। अस्य कथा गृहीत्वा अनेकानि काव्यानि महाकाव्यानि नाटकीनि चरते। इसी के आधार पर, इसी कथा के आधार पर अनेक प्रकार के काव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, नाटक आदि की रचना की गई है। आज के समय में रामायण की संख्या 3000 से ऊपर है। ठीक है। लगभग 10-12 तो हम जानते हैं कि जो हम पढ़े हैं, लेकिन सबका आदि स्रोत क्या है? जैसे रामचरितमानस है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1532 ईस्वी में लिखी है, तो वो भी किस आधार पर है? वो भी तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। राम की कथा लिखने वाले आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। और आदि पुस्तक कौन सा है? तो ये रामायण है, वाल्मीकि रामायण। अस्मिन काव्य सर्वत्र स्वाभाविकी वर्तते। यह काव्य सर्वत्र स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होता है अर्थात मिल जाता है। प्राकृतिक वर्णन च महर्षि वाल्मीकि। प्राकृतिक वर्णन तो इसमें है ही, इसके साथ ही क्या बोला? प्राकृतिक वर्णन तो महर्षि वाल्मीकि। अप्रतिम एवं मतलब अप्रतिम वर्णन इसमें किया है। प्राकृतिक का ये चित्रण जो है इसमें अप्रतिम किया है। अस्य पात्र सृष्टि सजीव व्यक्ति युक्ता च विद्यते। इसमें जो पात्र की सृष्टि की गई है, पात्र सृष्टि का मतलब रामायण में पात्र कौन कौन है? तो मुख्य पात्र अगर देखें तो राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, बाली, अंगद, ठीक है, सुग्रीव, लंका का जो रावण था, ये सब क्या है? मुख्य पात्र हैं। तो व्यक्ति युक्ता विद्यते। सीताया चरितम भारतीय नारी चरित्र दर्शस्य परकमस्ति। सीता का चरित्र जो है वो भारतीय नारी को दर्शाता है। भारतीय नारी का जो चरित्र है वो सीता के चरित्र में दर्शाता है। मातृय प्रेम सदृशा भावनाम च दुर्दृश्यते।
न तो प्राप्त तो अन्यत्र अन्यम कुत्रपि। मातृत्व प्रेम जो होता है वो जिस प्रकार इसमें दिखाया गया है वैसा अन्य जगहों पर उपलब्ध नहीं है। आदर्शः आज्ञापालकः धर्मरक्षा राम सदृशः सुतः भरत लक्ष्मणः शत्रुघ्न सदृशः भारतेषु भरत तुल्यः पिता दशरथ तुल्यः पिता कौसल्या सुमित्रा तुल्य जनन्यो सीता सदृश सद्भुई पत्नी हनुमत सदृश सेवकः सुग्रीव तुल्य सुहृत्य वाल्मीकि ये विभीषण सदृश भक्त चो अन्यत्र कुत्रपि विश्वम साहित्य नेव दर्शनते। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, माता का जो प्रेम इसमें दिखाया गया है वो अन्यत्र नहीं है। आदर्श आज्ञापालक धर्म रक्षक राम के समान सुत का मतलब पुत्र अर्थात बेटा, भरत लक्ष्मण के समान भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के समान भाई, दशरथ के समान पिता, कौशल्या सुमित्रा के समान माता, सीता के समान सती साध्वी पत्नी, हनुमान के समान सेवक, सुग्रीव के समान सुहित मतलब मित्र, सुग्रीव के समान मित्र, विभीषण के समान भक्त, अन्यत्र किसी भी साहित्य में नैव दृश्यते नहीं दिखता है। सीता मातृरूपेण सम्मानते श्री रामचंद्र भगवत रूपेण। ठीक है, सीता माता के सम्मान को प्राप्त करती है और रामचंद्र भगवान का रूप प्राप्त करते हैं। मानव जीवनस्य अमूल्यानि तत्वानि यत्र सर्वाणि वर्णन्ते सन्ति। मानव जीवन की जो अमूल्य तत्व है वो सभी इसमें वर्णन किए गए हैं। किसमें? रामायण में, जिसकी रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने की है। किस श्लोक पर की है? तो मां निषाद प्रतिष्ठ महत्वम गता शाश्वती समः यथ क्रौंच मिथुनांदे कंबधे कामोहितम। अब इसके आधार पर, ये तो गद्यांश हो गया, अब इसके आधार पर जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोला? पहला बोला कि रामायणस्य कथा गृत्या कानी न लिखातानि। रामायण की कथा किस पर नहीं लिखी गई है? पहला बोला गणितस्य सूत्रः महाकाव्यानि नाटकानि और काव्यानि। तो देखिए महाकाव्यानि तो लिखी ही गई है, काव्यानि भी लिखी गई। महाकाव्य तो स्वयं वाल्मीकि ने ही लिखी, काव्य भी अनेक प्रकार के काव्य लिखे गए, नाटक भी लिखे गए। गणित के सूत्र राम की कथा पर नहीं लिखे गए। राम की कथा पर गणित सूत्र कैसे लिखे जाएंगे? गणित सूत्र तो गणितीय विषय है, उस पर काव्य की रचना नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वेभ्यः इत्यास्मिन् पदे का विभक्ति च किम वचनमस्ति। सर्वेभ्यः पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? देखिए सर्वेभ्यः अर्थात भ्यः मिल गया, भ्यः मतलब चतुर्थी विभक्ति हो जाती है और सर्वेभ्यः है तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन हो गया। ऑप्शन बी हो जाएगा, आसान है। तीसरा क्वेश्चन बोला रामायणस्य पात्र श्रेष्ठा कीदृशा वर्तते। रामायण के समान पात्र दृष्टि किसमें, रामायण में पात्र सृष्टि किस दृष्टि से बताई गई है? अर्थात रामायण की जो पात्र सृष्टि हुई है वो कैसी है? प्रथमा है, प्रथमा के साथ बोला अतुल्य है, कृत्रिम युक्ता है और सजीवा है। तो जो गद्यांश में बताया गया है वही होगा। अभी आप लोगों को पढ़ा के बताया है कि रामायण की पात्र सृष्टि किस रूप में दर्शाई गई है, तो बताइए। रामायण की जो पात्र सृष्टि बताई गई है वो सजीव बताई गई है। राम के समान बेटा, सीता के समान पत्नी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान भाई, पिता के समान दशरथ के समान पिता, सुग्रीव के समान मित्र, हनुमान के समान भक्त, ये सब दुर्लभ है। तो ये कैसे पात्र सृष्टि की गई है? सजीव पात्र सृष्टि की गई है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? बोलता है क्रौंची कस्य वियोगेन उच्च अरुदत। क्रौंची किसके वियोग में उच्च मतलब उच्च स्वर में रो रही है? तो क्रौंची क्यों रो रही थी? क्रौंचस्य ना, क्रौंच को जब व्याघ्र ने, शिकारी ने मार दिया तो क्रौंची रोने लगी थी, सामान्य बात है। रामायणम एकम काव्यम अस्ति यस्य रिक्त स्थानम पुर्यत। रामायण एक काव्य है, यहाँ जो रिक्त स्थान है, यत्र मतलब यहाँ जो रिक्त स्थान है उसको पूरा कीजिए। क्या होगा इसमें?
रामायणम एकम उपजीवम काव्यम, क्या होगा? उपजीव्य होगा, उपजीव्यम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अधोलिखितेषु किम कत्वा प्रत्यय अंतर्गत पदम न वर्तते। अधोलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में से किसमें कत्वा प्रत्यय नहीं है? कत्वा प्रत्यय में क्या होता है? देखिए ये है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का शेष बचता है त्वा, अर्थात जिसके अंतर्गत में त्वा लगा रहेगा वो हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। अब पूछ रहा है ना वर्तते, मतलब किसमें कत्वा प्रत्यय नहीं है? तो श्रुत्वा में तो है ही, ठीक है। गृत्वा में भी है, लिखित्वा में भी है, युक्त्वा में नहीं है। ये युक्त्वा, त्वा से त्वा है, तो इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 26 का ये हो जाएगा। कत्वा प्रत्यय का शेष क्या होता है? त्वा, तो जिसके अंत में त्वा है वो होता है कत्वा प्रत्यय, तो इसमें युक्ता है, त्वा नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? को और त्वा है, बल्कि सब में त्वा है। तो ना पूछा तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, संस्कृत साहित्य आदि कवि कह मन्यते। संस्कृत साहित्य में आदि कवि किसे माना गया है? आदि कवि तो महर्षि वाल्मीकि को माना गया था, और आदि काव्य रामायण को माना गया था। कस्मिन ग्रंथे जीवन मूल्यानाम वर्णिता संति, किस ग्रंथ में जीवन मूल्यों का वर्णन किया गया है? जीवन मूल्य होता क्या है? जीवन मूल्य होता है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रामायण ये सिखाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और जीवन जीना कैसे चाहिए। महाभारत ये सिखाती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तो किस ग्रंथ में जीवन मूल्यों का वर्णन है? तो वो रामायण में है। अभी रामायण की बात ही हम लोग कर रहे थे, रामायण में है। तो एक गद्यांश था, और एक गद्यांश में ये कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे जो हो गए। अब गद्यांश है दूसरा। अब दूसरा गद्यांश देखिए क्या है। इसको पढ़िए और बनाइए इसका उत्तर। आठ क्वेश्चन हो गया, तो 7 क्वेश्चन इसमें भी होगा। चलिए हम देखते हैं। आज पहला दिन है क्वेश्चन का, ये पहला सेट है, तो आज आप लोग को हम करा देते हैं। कल से फिर आप लोग खुद से कीजिएगा। बोलता है संस्कृत भाषा विश्व सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सबसे क्या है? प्राचीन है, सबसे पुरानी है। विश्व से प्राचीनतमा ग्रंथ ऋग्वेद। अब विश्व के सभी प्राचीन ग्रंथों में सबसे पुराने ग्रंथों में पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। अस्यामे भाषायाम लिखिता अस्ति, जो इसी भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इयम भाषा सुरवाणी देववाणी गर्वाणवाणी सुर भारती देव भाषा प्रतिभीति प्रभृति नामा भी लोके विख्यातम असंति। इस भाषा को अर्थात संस्कृत भाषा को हम लोग सुर भारती, देववाणी, गर्वाणवाणी, सुर भारती, देव भाषा आदि नामों से जानते हैं। कैसी भाषा है? तो बोलता है इयम रम्य मधुरा दिव्य सरला सरसा न भाषा अस्ति। यह रम्य मधुर दिव्य सरल सरस भाषा नहीं है, बल्कि यम भाषा अलौकिक गुणे समृद्ध भाषा वर्तते, बल्कि यह अलौकिक और समृद्ध भाषा है। यमे भाषा सर्वानाम सर्वासाम भारतीय भाषा नाम जननी। यह भाषा भारत की सभी भाषाओं की जननी है। भारत में जो भी भाषाएं हैं सबों की जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। सर्वासु एवं भाषासु संस्कृत शब्द प्रचर्यम उपलब्धते। सभी भाषाओं और सभी शब्दों में संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है, अर्थात उपलब्धता है। कोई भी भाषा आप बोले, हिंदी बोले, ब्रज बोले, अवधी बोले, सबों में संस्कृत के शब्द आ ही जाएंगे। वेदाः उपनिषदानि पुराणानि रामायणम महाभारतम इत्यादि हिंदूनाम अनेके धार्मिकः ग्रंथा संस्कृते एवं लिखिता सन्ति। वेद उपनिषद पुराण रामायण महाकाव्य
आदि जो भी हिंदुओं के अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। विश्वविख्यात गीता महाभारत एवं अंश अस्ति। विश्वविख्यात जो गीता है वो किसका अंश है? वो महाभारत का अंश है। बिल्कुल सही बात है। गीता कोई अलग पुस्तक नहीं है बल्कि वो महाभारत का ही एक भाग है। महाकवे पठित्वा न केवलम भारती अपितु विदेशी की अपि चकिता चकित भवती। इन महाकाव्यों को पढ़कर सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि जो विदेशों के लोग हैं वो भी चकित हो जाते हैं। किनको पढ़कर? भारतीय साहित्य को पढ़कर, संस्कृत साहित्य को पढ़कर। आगे देखिए, अस्या अध्ययनेव अस्माकं सर्वाणां नैतिकम आध्यात्मिकम सामाजिकम च कल्याणम संभवम किंतु दुःखदस्य विषयो अहम यत् अधुरम जन्म संस्कृत भाषाणाम संस्कृत साहित्य च पठनम नैव इच्छन्ति। इस साहित्य में सिर्फ नैतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान ही नहीं बल्कि विश्व कल्याण भी है। किंतु दुख का विषय ये है कि आजकल के लोग अधुना जना मतलब आजकल के लोग संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं। पठितुम नेविच्छन्ति, पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है, पढ़ नहीं सकते हैं। ये भी कारण है। आधुनिके कलियुगे आंग्ला भाषाया एवं महत्वम वर्तते। आधुनिक काल में अर्थात कलयुग में आंग्ला भाषा किसको कहा जाता है? अंग्रेजी को कहा जाता है। आंग्ला भाषा किसको कहा जाता है? अंग्रेजी को। अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व देते हैं। स्व संस्कृति ज्ञातुमपि संस्कृतस्य अध्यापनम अनिवार्यम वर्तते। अपने संस्कृति को जानने के लिए किस भाषा को पढ़ना पड़ेगा? संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा। हम लोग पढ़ते किसको हैं? आंग्ला भाषा को, अंग्रेजी को पढ़ते हैं तो अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता को कहाँ से जानेंगे? अतः संस्कृत भाषाया बमा हत्याम गौरवम च विज्ञानम अस्मभिः सर्वे अस्याम प्रचारे प्रसारे प्रयत्नम करणीयम। अतः संस्कृत भाषा का गौरव को बखान करने के लिए, विज्ञान को बढ़ाने के लिए सबों को क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये था दूसरा गद्यांश, इसका हिंदी आप लोग को बता दिए। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 29। बोलता है भवभूते कह ग्रंथा प्रसिद्ध अस्ति। देखिए इसमें कहीं भी भवभूति का नाम नहीं आया है ना? फिर भी याद रखिए कब भवभूति की रचना इसमें से कौन सी है? भवभूते कह ग्रंथा प्रसिद्ध अस्ति। भवभूति का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस की रचना की थी। उत्तर रामचरित की रचना भवभूति ने की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। भवभूति कवि ने उत्तर रामचरित की रचना की थी। आधुनिकी कलियुगे कस्या भाषाया महत्वम वर्तते। आधुनिक कलियुग में किस भाषा को महत्व दिया गया है? तो आंग्ला भाषा को महत्व दिया गया है, ना कि फ्रेंच भाषा, पंजाबी भाषा और फारसी भाषा, बल्कि किसको महत्व दिया गया है? आंग्ला भाषा को महत्व दिया गया है। निम्नलिखितेषु किम तृतीया विभक्ति पदम न अस्ति। निम्नलिखित में से कौन तृतीय विभक्ति का पद नहीं है? विभक्ति आप लोग को हम पढ़ाए हैं, याद होगा तो बन जाएगा और नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। तृतीय विभक्ति का पद नहीं है। तृतीय विभक्ति गौरवम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 32। में क्या बोला? बोला संस्कृत भाषा की दृशा न वर्तते। संस्कृत भाषा कैसी नहीं दिखती है। तो संस्कृत भाषा कैसी नहीं है? तो संस्कृत भाषा में बोला कि सरला, रम्या ये सब नहीं है, बल्कि परुषा नहीं बताया गया था। तो परुषा न वर्तते। कान पठित्वा भारतीय विदेशी की चकिता भवंती। क्या पढ़कर विदेशी लोग जो हैं वो भी चकित हो जाते हैं। तो गणित विषय से पुस्तकानि, संस्कृत साहित्य से ग्रंथ, तमिल भाषा ग्रंथ, संगीत ग्रंथ। तो संस्कृत साहित्य को पढ़कर विदेशी भी चकित हो जाते हैं। चलिए अध्ययनेव इत्यसि पदम सम्यक संधि विच्छेद कुरुत। अध्ययनेव जो पद है इसका सही संधि विच्छेद कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 34। अध्ययनेव, अध्ययन धन एव से अध्ययनेव बनेगा, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अध्ययन, अध्ययन धन एव, अर्थात ऑप्शन नंबर अध्ययन धन एव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अध्ययन, अध्ययन धन एव से अध्ययन बना, नेव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। पैंतीस नंबर बोला, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के समृद्धा वर्तते, समृद्ध, संस्कृत भाषा किस प्रकार समृद्ध है? तो संस्कृत भाषा अलौकिक गुणे समृद्धा थी, अलौकिक गुणों से समृद्ध है। ये कैसी समृद्ध है? तो अलौकिक गुणों से समृद्ध है। अब ये 15 क्वेश्चन जो गद्यांश पद्यांश का था वो हो गया समाप्त। अब बच गया शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन होगा तो इसको भी इसी क्लास में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन संस्कृत शिक्षण शास्त्र का है, सबका हिंदी समझते चलिएगा, आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बोला कि अधोलिखितेषु किम साधनम वर्तते यह अनेकानाम ऑनलाइन समकालीन असमकालीन च अध्ययन अवसरान क्या है उपस्थयन्ति, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा साधन है जो अनेक ऑनलाइन और समकालीन या असमकालीन अध्ययन को अवसर देती है या अवसर प्रदान करती है? पहला बोला पाठ्यपुस्तक, दूसरा बोला रेल पत्र अंकम अर्थात रेलवे टिकट, तीसरा है दूरदर्शनम और चौथा है पैडलेट। मतलब ऐसा कौन सा साधन है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अध्ययन का अवसर देती है? तो कौन देती है? पैडलेट देती है। पैडलेट ऑनलाइन को भी अवसर देती है और ऑफलाइन को भी अवसर देती है। आप इस पर दोनों देख सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। क्वेश्चन नंबर 37, रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलनम किम साधनम आदर्शनम आदर्शम न अस्ति, रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा साधन आदर्श नहीं है? पहला है निबंधम, दूसरा है निबंधनम असेसमेंट, दूसरा है पत्र लेखनी परीक्षा, तीसरा है परियोजना और चौथा है कक्षा प्रस्तुति। कौन रचनात्मक आकलन का आदर्श साधन महत्वपूर्ण साधन नहीं है? नहीं पूछा है। रचनात्मक आकलन के लिए, रचनात्मक आकलन के लिए आदर्श साधन कौन सा नहीं होगा? पत्र लेखनी परीक्षा, पेन पेंसिल टेस्ट जो होता है वो रचनात्मक आकलन का आदर्श साधन नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा अध्यापनस्य दैनन्दिकी वस्तुनाम प्रयोग कथ्यते, भाषा अध्यापन में प्रतिदिन की जो वस्तुएं प्रयोग की जाती है, प्रतिदिन का प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग क्या कहलाता है? पहला बोला यथार्थता, दूसरा बोला भाषा क्रिया, तीसरा बोला अध्ययन अध्यापन साधनम और चौथा बोला पाठ। तो क्या नहीं कहलाता है? तो भाषा अध्यापन में जो हम प्रतिदिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाषा क्रीड़ा, लैंग्वेज गेम्स। जिन वस्तुओं का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं उन वस्तुओं के माध्यम से भाषा को सीखना भाषा क्रीड़ा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा नित्या अर्थात शिक्षा नीति के अनुसार, शिक्षा नित्या त्रिभाषा सूत्रम भारतस्य भाषा किम संबंधितुम वर्तते, अर्थात शिक्षा नीति सूत्र के अनुसार कौन सी भारत की त्रिभाषा सूत्र से संबंधित है? शिक्षा नीति के अनुसार अगर देखें तो भाषा सूत्र के अनुसार कौन संबंधित है? तो वो होती है जो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता होती है। पहले मातृभाषा, फिर दूसरी भाषा और फिर किसी अन्य विदेशी भाषा की अनुशंसा करती है, वो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आती है।
चलिए, ऊर्ध्व अधोगामी प्रक्रिया विषयो किम सत्यम नास्ति। कौन ऊर्ध्व अधोगामी प्रक्रिया के विषय में सत्य नहीं है। ऊर्ध्व अधोगामी क्या कहलाती है, जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और इस पर भी आप लोग को ऊर्ध्व अधोगामी पर हम एक क्लास पूरी करवाए थे और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग को करवाए थे। इसमें क्या होता है, इसमें होता है श्रोता प्रत्येक शब्द अवगंतुम समर्थम भवेयु। श्रोता प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझने में समर्थ होते हैं। ये होती है ऊर्ध्व अधोगामी प्रक्रिया। अगर ये पूछ दे कि श्रोतार त्रेसाम पूर्व ज्ञान आश्रिते भवंती, ये क्या हो जाएगी, ये अधो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, ये नीचे से ऊपर की ओर। या क्या बोला, ऊर्ध्व अधोगामी, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें प्रत्येक शब्द को समझने में ये समर्थ होता है कि प्रत्येक शब्द को समझ रहा है। इससे पहले है कि वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसम कदा आयोजनम। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब आयोजित की जाती है। बनाइए इसको। देखिए इसमें ऑप्शन गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 21 फरवरी को। ये आंसर होगा, 21 जनवरी नहीं, जनवरी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाई जाती है, 21 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भवान एकः सकर्मिणः यह भवतम मित्रम अस्ति ईमेल लिखितुम इच्छन्ति अधोलिखितेषु ईमेलम प्रकारः कः भवन्ति। यदि भवान, भवान मतलब आप, भवान किसको बोलते हैं, भवान बोलते हैं आपको, ठीक है। यदि आप अपने सहकर्मियों को, अपने मित्रों को एक ईमेल लिखते हैं तो वो ईमेल किस प्रकार का होगा, अनौपचारिक होगा, औपचारिक होगा, व्यावसायिक होगा या पत्राचार होगा। यदि आप अपने सहकर्मियों को, अपने मित्रों को एक ईमेल लिखते हैं तो वो किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, वो अनौपचारिक ईमेल होगा, इनफॉर्मल होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, छात्रस्य अधिगमः अबोधनम च स्पष्टीकरणाय अध्ययनम अध्यापनम अंतरस्य यत् आकलनम क्रियते यत् कथ्यन्ते। क्या बोला, बोला छात्रस्य अधिगम अबोधम च स्पष्टीकरणम। छात्रों के अधिगम को, सीखने में, अब बोध को अर्थात समझ को स्पष्ट करने के लिए अध्ययन अध्यापन के समय आकलन जो करते हैं वो क्या कहलाता है, क्लियरते यत् कथ्यन्ते। इस आकलन को क्या कहते हैं। पहला बोला अधिगमाय आकलन, अधिगमस्य आकलनम, अधिगमे आकलनम और अधिगम रूपेण आकलनम। आपको ये अधिगम और आकलन हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ स्पष्ट पूरा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है, ये क्या होगा, अधिगमाय आकलन होगा, अधिगम का आकलन। ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर बोला कि एकस्याम द्वितीय भाषा कक्षायाम एका अध्यापक स्वास्थ्य धनम अस्ति। दूसरी कक्षा में एक अध्यापक स्वास्थ्य ही धन है इति विषय श्रवस्य प्रयोगम करोति। सभी को सुनने को बोलते हैं। तदा स पात्रणाम विवरणम करोति और सभी बच्चों को एक पत्र देते हैं। पत्र मतलब एक पेज देते हैं, एक ब्लैंक पेज देते हैं।
छात्रेभ्यः दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः शुद्धम चेतु कथयन्ति। और छात्रों को बोलते हैं जो विकल्प दिए हैं उसमें बोलते हैं कि जो शुद्ध है उसका चयन करो। और पाठस्य उद्देश्यम छात्राणाम कस्मिन् समर्थकतम आसीत। और छात्रों के समक्ष ये जो पाठ का उद्देश्य है वो किस रूप में समर्थ कर रहे हैं। पहला बोला स्वास्थ्य विषयक पाठम श्रोणितुम, स्वास्थ्य विषय का पाठ है इसीलिए को सुनने के लिए। एकस्मिन छात्रे छात्राणाम संलग्नीकृतः, एकस्मिन छात्र को संलग्न करने के लिए। और विचाराणाम विश्लेषणार्थम श्रवणम, विचार विश्लेषण को बताने के लिए। और छात्र स्वास्थ्य एवं धनम विषयम पाठम कंठस्थ कुर्यात्, और पाठ को स्वास्थ्य ही धन है इस पाठ को कंठस्थ करने के लिए। देखिए द्वितीय कक्षा की बात बच्चे हैं तो वो उसको अवबोध नहीं करेगा, वो सर्वस्व प्रयोग करता है अर्थात सुनने का पर ध्यान देता है और उसको विवरण दिया जा रहा है और विकल्पों का चयन कर रहा है। तो बच्चे उसको क्या करेंगे, उसको याद करेंगे। अर्थात स्वास्थ्य एवं धनम विषयम पाठ कंठस्थी कर्तुम, उसको बच्चा कंठस्थ करेगा, उसको रटेगा। क्योंकि यहाँ पे बच्चे किस स्तर के हैं, द्वितीय स्तर के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा अधिगमे, भाषा अधिगमे त्रुटि विषय किम सत्यम नास्ति। भाषा अधिगम में त्रुटि के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रुटि पर भी संस्कृत में एक क्लास हम पूरा लिए हैं, पूरा सिर्फ त्रुटि ही पढ़ाए हैं कि भाषा अधिगम में त्रुटि के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा त्रुटि नहीं है, त्रुटियां सर्वदा न दोषवाह अधिगमम च सहायकम भवति। त्रुटि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये एक सत्य नहीं है। त्रुटि सदा दोषवाहक नहीं होता है बल्कि यह अधिगम में सहायता भी करता है, ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, भाषा शिक्षकायाम क्रियात्मकता अस्ति। भाषा शिक्षण में क्रियात्मकता क्या है। क्या है भाषा शिक्षण में, तो कक्षा गतिविधि अस्मिन अध्यापनस्य नवीन विधानाम प्रयोगः क्रियते। कक्षा गतिविधि में अध्यापन के समय नवीन विधियों का प्रयोग करना भाषा शिक्षक क्रियात्मकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47, छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः भाषायां परिचितं दातव्यः एवं त्रुटि अस्य प्रमाणं भवन्ति। अस्य अधिगमः वर्तते अस्य समर्थकं केन कृतम्। छात्रों में भाषा का परिचय कराने के लिए उसकी त्रुटि एवं उसके प्रमाण आदि को से जो अधिगम होता है, जो सिखाया जाता है, यह किसका समर्थन करता है, व्यवहार का, संज्ञानवाद का, मानवतावाद का और मनोविश्लेषण का। छात्रों में भाषा का परिचय देकर उसके त्रुटि उसके परिमाण आदि के माध्यम से जो अधिगम कराई जाती है वो किसका समर्थन करता है, व्यवहारवाद का, संज्ञानवाद का, मानवतावाद का, मनोविश्लेषणवाद का। किसका संज्ञान करता है, वो मानवतावाद का संवेदन करता है, क्योंकि बिना त्रुटि का बच्चा कुछ भी सीख नहीं सकता है। अधुलिखिते से कथनम सत्यम अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डिस्लेक्सिया एवं पठन वैकल्य, यह एक पठन विकार है। डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्यम, यह एक लेखन विकार है। डिस्ग्राफिया ये पठन वैकल्य है और डिस्लेक्सिया एक लेखन वैकल्य है। अब कौन सा इसमें सही होगा, केवल एक सही है, केवल बी सही है, इसको देखिए। क्या होगा, बी और सी दोनों सही है। बी एवं सी सत्य अस्ति, बी और सी सही है, बाद बाकी सब गलत है। ये पठन विकार आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, में बोल रहा है कि रीता एक राजकीय विद्यालय से अध्यापिका सप्तम कक्षाणाम छात्राणाम आंग्ला भाषा सामर्थकम
दृश्य पत्राणाम भाषा क्रीड़ाणाम च प्रयोगम करोति। रीता एक राजकीय विद्यालय की अध्यापिका है और वो छात्रों को आंग्ला भाषा के अध्यापन के लिए, अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए दृश्य यंत्रणाम मतलब वैसे यंत्र जो दिखाई देते हैं, दृश्य यंत्रणाम भाषा क्रीड़ानाम च प्रयोगम करते हैं और भाषा क्रीड़ा का प्रयोग करते हैं। शा अध्यापन का सिद्धांत योजंती, यह अध्यापन किस सिद्धांत का प्रयोग करती है। प्रकृति भाषा सिद्धांत, व्यवहार से अभ्यास शिशो सिद्धांत, प्रेरणानाम रुच्यसो सिद्धांत और जीवनेन सह संबंधम सिद्धांत किस सिद्धांत का प्रयोजन करती है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया सिद्धांत करती है, क्योंकि 7वीं कक्षा के बालिका को वो भाषा जो दृश्य यंत्र है, दृश्य यंत्रों के माध्यम से भाषा को खेल के माध्यम से सिखा रही है, तो यह प्रकृति प्रक्रिया सिद्धांत कहलाती है। और अंतिम क्वेश्चन है, एक लघु कथा, एक लघु कथा अस्याम मुख्य पात्रेण जंतवः भवन्ति सुस्पष्ट शिक्षकान च शिक्षन्ते कथ्यन्ते। एक लघु कथा जो मुख्य पात्र के रूप में बताती है, उसको सुस्पष्ट शिक्षा को सिखाती है, ये क्या कहलाता है। कल्पना, यात्रा वृत्तांत, विज्ञान कल्पना और नीति कथा। जो मुख्य पात्र के रूप में उसको बता रही है, ये कथा किस प्रकार की कथा कहलाती है। ये कल्पना कहलाती है, फैंटेसी, क्योंकि एक लघु कथा में उसको मुख्य पात्र के रूप में बता रही है, तो मुख्य पात्र के रूप में अगर लेके बता रही है तो वो कल्पना ही कहलाएगी। तो ये क्या कहलाती है, कल्पना कहलाती है। तो एक सेट आज हम लोग कर चुके हैं, अगले सेट को हम लोग कल देखेंगे। कल फिर शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन कराएंगे एक गद्यांश से। आज का ये जो सेट था ये पहला सेट था, कल इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।